में स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की कैंटीन में किसी भी अन्य कैंटीन की तरह खाना बनाते वक्त कुछ कचरा निकलता है, कुछ खाना बच भी जाता है या खराब भी हो जाता है। जहां आम कैंटीन इस तरह के कचरे को म्यूनिसिपैलिटी के हवाले कर देती है, वहीं ये कैंटीन इसको सहेज कर रखती है। इस कैंटीन के पिछले हिस्से में एक बायोगैस प्लांट लगा है, जहां बचे हुए खाने को थोड़ी सी प्रोसेसिंग करके डाल दिया जाता है। यहाँ की रसोई अपने ही बचे हुए खाने से बनी गैस पर फिर से खाना पकाती है। इस प्लांट का नाम है निसर्ग ऋण, यानी प्रकृति का ऋण चुकाना, और ये आर्थिक रूप से भी फायदे का सौदा है। और जिस तकनीक के इस्तेमाल से ये प्लांट बनाया गया है, उसको विकसित किया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक डॉक्टर शरद काले ने। कमाल है काले साहब, ये कचरा इतनी काम की चीज़ है। जिसे आप कचरा कहते हैं वो वास्तव में कचरा नहीं होता। प्रकृति के विश्वकोश में कचरा ये शब्द नहीं है। हर एक चीज़ जो पैदा होती है, ये हर एक चीज़ का अपना कोई मतलब मकसद होता है। एक छोटा सा प्रयोग मैं कर रहा हूँ 14 साल से। ये कांच का एक बर्तन जैसे आप समझिए, इसमें 14 साल पहले थोड़ी मिट्टी डाल के और खाद डाल के एक मनी प्लांट लगाया था और इसे एक ढक्कन लेके उसको पूरा सील कर दिया। बंद हो गया ये। मतलब बाहर से इसमें सिर्फ सूरज की किरणें जाती है, बाकी सब चीज़ें अंदर ही है। और आप देख रहे हैं 14 साल के बाद भी जो पत्ता हरे भरे दिख रहे हैं, हेल्दी दिख रहे हैं, उसमें कीड़े मकोड़े भी है। अच्छा। और वो कीड़े मकोड़े भी जिंदा है। अभी आप ये पूछेंगे कि वो पहले वाले कीड़े हैं, तो शायद मैं ना कहूँगा। उनके बच्चे होंगे। जो मंजिल वही है, प्यार की राही बदल गए। मतलब ये सिलसिला चालू है। अभी ये कैसे होता है? ये विज्ञान जो होता है परिकथा से भी अद्भुत होता है। और यही मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पत्ते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना खाना बनाते हैं और उस वक्त ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस, सनलाइट से खाना बनाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो पत्ते गल जाते हैं वो उधर ही उनका विघटन हो जाता है, जिनको हम कचरा कहते हैं। उनका विघटन होता है, इसीलिए नए पत्ते आते हैं। अगर उनका विघटन नहीं होता, वो डंपिंग यार्ड जैसे पड़ा रहता, तो नए पत्ते नहीं आएंगे, ये परिसंस्था कोलैप्स हो जाएगी, सिस्टम टूट जाएगा। अभी आप ये डेसिकेटर की तुलना आप अपने धरती माता से करें तो यहाँ भी बाहर से सिर्फ सूरज की किरणें आती है, यहाँ भी बाहर से सूरज की किरणें आती है। और यहाँ जो रिसोर्सेस है या जो स्रोत है, वही स्रोत चलते आ रहे हैं सदियों से। अभी ये जो कचरे का जो प्रॉब्लम हमने किया वो शायद नाम से हुआ है। अगर हम कचरे को कचरा नहीं कहते, उसे संपत्ति कहते, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँगा कि केले का छिलका संपत्ति है, 8 आने दे के खरीदूँगा, तो आप वो जेब में रखेंगे और मेरे पास आके कहेंगे कि आप 8 आना मुझे दे दीजिए, क्योंकि वो संपत्ति हो गई। आप ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर ये केले का छिलका प्रकृति को वापस नहीं जाएगा तो कल के आने वाले केले को छिलका नहीं रहेगा और फिर हमारे बाल बच्चे कहेंगे आप हम केला नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि वो केले के छिलके डंपिंग यार्ड पे पड़े हैं। इसीलिए हर चीज को वापस नेचर में जाना चाहिए और इसलिए डंपिंग यार्ड पे जाना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं। और वो जो हमने बायोगैस प्लांट जिसे विकसित किया है, हमारे पास समझे 500 किलो कूड़ा पहुंच गया, जिसमें बचा हुआ खाना है, जिसमें फलों के छिलके हैं, जिसमें सब्जी के जो हमने काटे हुए पार्ट फेंके हैं, छोटे छोटे पार्ट फेंके, उनको हम एक मिक्सर में डालते हैं तो उससे फिर मीथेन बनती है और जो बचा हुआ मटेरियल है वो खाद के स्वरूप में आता है। कि 500 किलो कचरा जो जा रहा है उसमें से कम आपको 40 से 50 किलो खाद मिलेगा और उसमें से कम 20 किलो तक आपको मीथेन गैस मिलेगी। जी। अगर पूरे देश के कचरे को अगर हम देखें तो इसमें कितना गैस बन सकता है? 1 टन हमारे पास अगर कचरा है तो उससे आपको कम से कम 40 किलोग्राम, मतलब 2 इक्विवेलेंट एलपीजी सिलेंडर। तो पूरे देश में कितना टन कचरा हम? 1 लाख टन कचरा तो जरूर होगा। 1 लाख टन तो 2 लाख सिलेंडर। 2 लाख सिलेंडर हर रोज। तो इस पे खर्चा कितना है? मतलब ये इकोनॉमिकली वायबल है? आधे टन का मॉडल इकोनॉमिक हो सकता है और उसमें 12 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। 12 लाख का इनिशियल और 40 स्क्वायर मीटर जगह लगती है और उसका जो लाइफ टाइम है वो कम से कम 40 साल है। और ये जो 12 लाख जो आपने खर्चा लगाया इसमें, जी, ये आपको वापस भी मिल जाएगा क्योंकि आपको फिर गैस फ्री मिलने लगेगा एक पॉइंट के बाद। 3-4 साल के बाद तो वो 3-4 साल के बाद फ्री हो जाता है। एक डिसेंट्रलाइज्ड बायोगैस प्लांट जैसे TISS ने लगाए, ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं
जैसे जो लगा सकते हैं। मतलब जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो लगा सकते हैं, स्कूल्स लगा सकते हैं। और बाबा परमाणु अनुसंधान में एक अच्छा काम किया है। ये जो तकनीक है जी। ये हमने बहुत मामूली कीमत पे 25,000 रुपए की कीमत रखी है। वो तकनीक हम किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा। और ये तकनीक लेके आप कितने चाहे प्लांट बनाए, रॉयल्टी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मेरे लिए, मैं वैज्ञानिक हूँ, पैसे की कीमत, अगर 2 वक्त की रोटी मिले और छत है तो पैसे की कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। क्योंकि 2 करोड़ मिलेंगे तो 5 करोड़ कैसे करें, इसकी चिंता लगती है। लेकिन खिसे में 2 करोड़ ही नहीं है तो चिंता किधर है। लेकिन पर्यावरण साफ सुथरा रहे तो उसकी तो कोई कीमत नहीं है। ये तो अनमोल है। और ये निसर्गरण प्रोजेक्ट का हमारा मतलब ये है कि डंपिंग यार्ड फ्री सोसाइटी, ये डंपिंग यार्ड से मुक्त समाज होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काले, आपने बड़ी सफाई से इस कचरे के मुद्दे पर रोशनी डाली। आइए, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारे साथ नूरियल जी मौजूद हैं जो एक कंपनी चलाते हैं और इनका एक बड़ा ही कमाल का ऑफर है म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। बताइए नूरियल जी, आपका क्या ऑफर है म्यूनसिपैलिटीज़ को? हम लोग एक क्लीन गैस कंपनी है। हमारा रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं वो कचरा है। ये गीला कचरा सबसे ज़्यादा निर्माण कहाँ से होता है? तो जिसको बल्क जनरेशन कहते हैं, यानी कि आपके 5 स्टार होटल्स हो गए, मैरिज हॉल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स है। हमने देखा कि 50% से ज़्यादा गीला कचरा जो है यहाँ इन जगहों से निर्माण होता है। हम इसको सिर्फ कमर्शियल स्केल के प्लांट्स में हैंडल करना चाहते हैं। वैज्ञानिक तरीके से वेस्ट का प्रोसेसिंग होता है, उसमें से इतने बढ़िया क्वालिटी का गैस निकल सकता है और ये गैस बाजार में उपयोगी प्रोडक्ट के तौर पे वापस आते हैं। तो नूरियल जी, आपका प्रस्ताव क्या है? ये करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ट्रांसपोर्टेशन या टिपिंग फी, इसकी सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। तो आप टिपिंग फी नहीं लेंगे? टिपिंग फी हम लेते ही नहीं है। गवर्नमेंट को, हमको या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को यही हमारा प्रस्ताव है कि हमको टिपिंग फी ही नहीं चाहिए। आपको सिर्फ कचरा चाहिए? हमको सिर्फ कचरा चाहिए। तो ये कचरा आप कहने के मैं ले लूंगा? जी बिल्कुल। और मैं इस पे बिजनेस करूंगा और इसमें मैं पैसे कमाऊंगा? जी बिल्कुल। तो आप म्यूनिसिपैलिटीज को भी कुछ वापस दे सकते हैं इसमें से? बिल्कुल। कोई मॉडल ऐसे भी हमने प्रपोज किए हुए हैं जिसमें हम म्यूनिसिपैलिटी के साथ पैसा या रेवेन्यू भी शेयर कर सकते हैं। तो मतलब ये कि अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए किसी शहर का, तो आपको जहां कचरा नजर आएगा वो भाग के उठाएंगे कि भैया ये कचरा मुझे भी चाहिए। बिल्कुल उठाएंगे, क्योंकि जहां उसमें म्यूनिसिपैलिटी का खर्चा भी कम हो जाएगा जी, जो मतलब हमारा ही खर्चा है, और उसमें आप गैस बना के दे देंगे सब लोगों को। जी बिल्कुल। तो फिर दिक्कत क्या है? ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? आज कॉर्पोरेशन ये बोलती है कि हमारे पास कचरा ही नहीं है। नहीं हमारे पास कचरा ही नहीं है। कचरा है ही नहीं, क्योंकि जितना कचरा आज एक सिटी में निर्माण होता है, उस कचरे का हम कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। वो किसी को दे चुके हैं? तो वो नहीं दे रहे हैं आपको? जी। अच्छा। और सोचने पर मजबूर करती है हमें ये ऐसी चीजें। दोस्तों, इतने अच्छे और सरल तरीके, इतने आसान तरीके होने के बावजूद एक नया तरीका सरकार पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रही है, जिससे क्या कहर बरसेगा, ऊपर वाला मालिक है। दक्षिणी दिल्ली में पिछले करीब 2 साल से कचरे से निपटने के लिए एक बड़ा प्लांट लगाया गया है। जिस तकनीक का इस्तेमाल इस प्लांट को चलाने में होता है उसे इंसिनरेशन कहते हैं, यानी कचरे को जलाना। लेकिन इस प्लांट के शुरू होते ही आसपास रहने वाली जनता पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। हम लोगों को मतलब सांस लेने में तकलीफें हो रही हैं। कफ प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द रहने लग गया हम लोगों के, क्योंकि इचिंग होती है, आईज में इचिंग होती है। कपड़े बाहर पूरे काले हो गए, इतना गंदा। There are days when कई बार भारी मात्रा में राख गिरती है हमारे घरों पर, हमारे कपड़ों पर, हमारी गाड़ियों पर। हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उसकी रिपोर्ट भी मंगाई थी। उन्होंने कहा कि इसमें कैंसर होने के चांसेस बहुत हैं। क्या वाकई इस तरह के प्लांट्स कचरे की समस्या से निपटने का एक उपाय हो सकते हैं? दोस्तों, हमारे साथ हैं श्री रवि अग्रवाल, जो टॉक्सिक्स लिंक्स संस्था के डायरेक्टर हैं। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। शो की शुरुआत से अलग अलग तरीके देख रहे हैं, ये एक अलग तरीका है जिसमें कि हम उसको जलाते हैं। तो ये तकनीक जो है, जिसको हम इंसिनेटर्स कहते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये जो सुबह से हम जो बात कर रहे हैं, इसके बिल्कुल विपरीत जाता है ये।
ये विदेशों में बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा। यूरोप में, अमेरिका में बहुत इस्तेमाल होता है। तो उनमें रवि जी, आमतौर पे हम लोगों को लगता है कि विदेश में हो रहा होगा तो अच्छा हो रहा होगा, जी। हम ही शायद कुछ गलत कर रहे होंगे। मैं यूरोप जब जाता हूँ, कोई मीटिंग होती है, तो अगर मैं जून में जाता हूँ, वहाँ पर गर्म कोट पहनना पड़ता है। जून में भी? जून में भी। और यहाँ पर दिल्ली में तो गर्म कोट क्या, बनियान पहनना मुश्किल हो जाता है। जी, जी, जी। तो हम ऐसे आंख बंद करके बाहरी तकनीक ले रहे हैं। हमारा कूड़ा अलग है, हमारा सोशल सिस्टम अलग है। 60-70% गीला कूड़ा होता है हमारे यहाँ। उनके यहाँ कितना होता है? उनके यहाँ बिल्कुल उल्टा हिसाब है। उनके यहाँ 60-70% पैकेजिंग और उसका कूड़ा होता है, और वो गीला कूड़ा बहुत कम होता है उसमें। जी 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 जी। क्योंकि वो प्लास्टिक बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो कार्डबोर्ड, एल्युमिनियम के कैन, ये सब। तो जाहिर है हमारी ज़रूरत अलग है। जी। इसमें और जो एक दिक्कत है कि आपने पूरा कूड़ा मिक्स्ड वेस्ट, हम सब सेग्रीगेशन की हम कह रहे हैं कि अलग करिए या मिक्स मत करिए, गीला और सूखा अलग करिए। ये मशीनें कहती हैं कि आप कुछ मत करिए, आप सब कुछ दे दीजिए, हम सबको जला देंगे। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, लैंडफिल्स इन द स्काई। तो जो कूड़ा तो आप जमीन पे इकट्ठा कर रहे थे, आपने उसको मशीन में डाल के जला के, अब वही कूड़ा आसमान में घूम रहा है, दिख नहीं रहा है लेकिन घूम रहा है, उसके सारे जो बुरे असर हैं उसके घूम रहे हैं। और ये खास खतरनाक प्रदूषण है, और ये सिर्फ कूड़ा जलाने से ही सबसे ज़्यादा निकलता है। इसको क्या कहते हैं? डायोक्सिन करके एक गैस निकलती है। डायोक्सिन वो बहुत ही खतरनाक गैस है। इतनी खतरनाक है कि इसमें यूएन ने एक ट्रीटी बनाई है कि डायोक्सिन को दुनिया से कैसे कम किया जाए। डायोक्सिन क्या होता है? डायोक्सिन एक केमिकल कंपाउंड है जी। जो वियतनाम वॉर में, जो वियतनाम का युद्ध जो हुआ था, जो अमेरिका और वियतनाम, उसमें इस्तेमाल किया हर्बिसाइड, यानी कि जंगल को जलाने के लिए, ताकि लोग देख सकें। उसका इनको असर पूरा मालूम नहीं था उस टाइम। 1960-1970 की बात है। उसका असर ऐसा हुआ कि उसमें तीसरी पीढ़ी के जो बच्चे पैदा हुए हैं अभी, उनको भी उसमें असर है। यानी कि उनके जो हाथ पैर ठीक से नहीं बने होते हैं, या उनका जो प्रोडक्शन की जो फैसिलिटी है वो उनकी ठीक नहीं होती है, या कैंसर होता है। इसी वजह से विदेशों में अरबों रुपए खर्चा जाता है ताकि इस पे डायोक्सिन को कंट्रोल किया जाए। अच्छा। और डायोक्सिन दिखता नहीं है। अच्छा, नज़र नहीं आता। तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन डायोक्सिन आप निकल रहा होगा, हवा में निकल रहा है। बाकी इसमें हैवी मेटल निकलते हैं, जैसे आपने बैटरी डाल दी कूड़े में, या आपने पुराना थर्मोमीटर डाल दिया कूड़े में, तो उसमें मरकरी होती है जी। तो मरकरी निकलेगी इसमें से। मरकरी को रोकने का कोई तरीका नहीं है इसमें। और मरकरी अगर लेड जो कहते हैं, अगर छोटे बच्चे के 6 साल के कम बच्चे के खून में चले जाए, तो उसकी सोचने की क्षमता, IQ लेवल कम हो जाती है, परमानेंटली कम हो जाती है। इसी जहरीली हवा को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में अरबों रुपए खर्च किया गया है, और हम उसको अभी इसको क्रिएट कर रहे हैं। और इसमें जो एक और जो बात है, जो कूड़े में बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग काम के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं कूड़े के साथ। वो अपनी रोजी रोटी इसमें कमाते हैं। तो जब ऐसी मशीनें लगाते हैं तो इनकी रोजी रोटी भी चली जाती है। रवि जी, इस किस्म के प्लांट पहले भी लगाए हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में लगाए हमने ऐसे प्लांट? इस किस्म का प्लांट 1984 में लगाया था तिमारपुर दिल्ली में, जो डेनिश टेक्नोलॉजी से लगा था 34 करोड़ की लागत से उस टाइम जी। लेकिन 7 रोज चला, उसके बाद बंद पड़ा है वो प्लांट। 7 ही दिन चला? 7 दिन चला। तो इतना मिसमैच्ड है हमारे वेस्ट से ये टेक्नोलॉजी। तो अभी जो ये नया टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, इसमें कुछ फर्क है या इसको बेहतर करेंगे, क्या करेंगे? ये टेक्नोलॉजी तो नई है उससे, लेकिन जो सिस्टम है जिसमें टेक्नोलॉजी चलती है वही का वही सिस्टम है। तो ऐसे हिंदुस्तान में इस वक्त कितने प्लांट्स हैं? देखिए, अभी तो केवल एक लगा है, लेकिन अगले 2-3 साल में 50 प्लांट लग जाएंगे। इतने ज़्यादा क्यों हो जाएंगे, क्या बात है? क्योंकि इसमें सब्सिडी मिल रही है। मतलब आप प्लांट लगाइए, उसके पैसे हम आपको देंगे? हम उसमें पार्टली पैसे हम आपको देंगे, उसको हम आपको मतलब आर्थिक मदद देंगे, प्रोत्साहित करेंगे उसको लगाने के लिए, ताकि और हम जहर फैलाएं। तो ये सब्सिडी कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी। सब्सिडी इस तरह से बनी हुई है, एनर्जी बनाएंगे तभी आपको पैसा मिलेगा सरकार से। इसलिए सब क्लेम करते हैं, सब दावा करते हैं कि हम एनर्जी बनाएंगे। तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं? देखिए, ये सबका दावा है इलेक्ट्रिसिटी कितनी, जो इसको डिज़ाइन करते हैं कि 16 मेगावाट, 15 मेगावाट, 5 मेगावाट देंगे बिजली। लेकिन एनर्जी इतनी है नहीं इस कूड़े में, क्योंकि इतना प्लास्टिक नहीं है। क्योंकि हम गीला कूड़ा ज़्यादा हिंदुस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमको ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की, हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमको। इसकी जरूरत नहीं है। पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। इसमें जो हमारी संपत्ति है वो हम जला देते हैं जी। इससे जो हमारे कचरे के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनकी हम नौकरी छीन रहे हैं जी। और प्लस हम अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं जी। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक बात है कि हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ी के लिए अपना हवा, पानी, जमीन सब बर्बाद कर रहे हैं। जो हमारा कूड़ा है, जो दरअसल हमारी संपत्ति है, उसका हम
जहर बना रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म के इंसिनरेटर्स हिंदुस्तान में इस्तेमाल ना हो तो बदलाव के लिए वोट कीजिए। हमारे वोट फॉर चेंज कैंपेन का हिस्सा बनिए और इस टोल फ्री यानी मुफ्त नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए 1800-103-2303। आप सबके समर्थन को सही गवर्नमेंट अथॉरिटीज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खतरे पर रोशनी डालने के लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, वेस्ट मैनेजमेंट के इतने अच्छे और आसान तरीके हमारे सामने आए, इसलिए हमने देश के 8 म्युनिसिपल कमिश्नर्स को अपने शो पे आने के लिए न्योता भेजा और हम उनसे पूछना चाहते थे कि वो इन आसान तरीकों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं और जो निर्णय वो ले रहे हैं उनकी वजह क्या है। हमने न्योता दिया मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली के 3 म्युनिसिपल कमिश्नर्स को। 8 में से 7 ने हमें जवाब ही नहीं दिया और एक ने जवाब में कहा कि वो नहीं आ सकते। खैर, या रब, गमे दुनिया में इतना तो किया होता, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। जल्द हाजिर होता।